Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to discuss Gondwana Basin. So हमारी स्टेटिग्राफी की सीरीज चल रही है, ये क्लास नंबर 8 है, UPSC JSI मेंस. So let me see whether recording is working or not. Yes. So हम डिस्कस करेंगे गोंडवाना सुपर ग्रुप. तो जो मेन चीज़ हमको इसमें डिस्कस करना है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट से डिस्कस करते हैं. द गोंडवाना टर्म वाज आल्सो यूज्ड इन टेक्टोनिक स्ट्रेटिग्राफिक मैनर, क्योंकि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड. ओके, द सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड बिटवीन पर्मियन टू क्रेटेशियस. पर्मियन से क्रेटेशियस के बीच में सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहा था. उसके बाद क्रेटेशियस में ये ब्रेक हो गया लॉरेशिया में और फिर गोंडवाना में. ओके, एज अ सदर्न हाफ ऑफ द पेंजिया, जो सदर्न हाफ ऑफ द पेंजिया उसी को हम गोंडवाना बोलते हैं. तो इफ वी सी द हाउ द कॉन्टिनेंट्स वेर देयर एट दैट टाइम, सो नॉर्दर्न पार्ट में लॉरेशिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका. दिस होल इज कंसिडर्ड एज गोंडवाना इंक्लूडिंग इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे तिथीस सी है जो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में प्रेजेंट थी, और जो रिमेनिंग ओशन है उसको हम पेंथालासा ओशन बोलते हैं. और इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट को वी गेव द नेम एज पेंजिया ड्यूरिंग द ट्राइसिक टाइम. ओके, नाउ गोंडवाना फॉर्म्ड प्रायर टू पेंजिया, देन बिकेम पार्ट ऑफ पेंजिया एंड फाइनली ड्रिफ्टेड आफ्टर द ब्रेक ऑफ द पेंजिया. सो गोंडवाना पहले बना, फिर पेंजिया का पार्ट बना, और उसके बाद फिर पेंजिया ब्रेक हुआ, तब गोंडवाना और लॉरेशिया ब्रेक हुआ. Now Gondwana is believed to have succeeded between 570 to 510 million years. Okay, thus joining East Gondwana to West Gondwana. It is separated from Laurasia around 200 to 180 million year ago in the mid of the Mesozoic era. During the breakup of Pangaea, the drifting further south after the split. So breakup होने के बाद further drifting toward the south start हुई थी. So ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट गोंडवाना सुपर ग्रुप. सो गोंडवाना सुपर ग्रुप की बेसिकली थिकनेस है अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स, और मेनली जो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट है वो है फ्लोवेटाइल और लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट. नाउ हाउएवर द ग्लेशियल डिपॉजिट अकर एट द बेस. सो हम देख सकते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट जो है वो बेस में अकर करता है, जिसका नाम गोंडवाना की स्ट्रेटिग्राफी में तालचीर फॉर्मेशन भी है. ओके, तालचीर formation. And the intercalation of the fossiliferous marine bed occur both in the lower and upper part of the succession. Now the major rock type जो हमको गोंडवाना में मिलते हैं वो है सैंडस्टोन, शेल, क्लेस, कॉन्ग्लोमरेट्स एंड कोल सीम्स. तो जो मेजर कोल सीम्स हैं जैसे झरिया फॉर्मेशन, बराकार, रानीगंज फॉर्मेशन, ये सब गोंडवाना में ही आते हैं, लोअर गोंडवाना में. Now the upper Gondwana succession contain about 600 meter thick lava flows of basalt. Now stratigraphic classification अब हम स्टार्ट करेंगे. So major part of Gondwana sediment are confined to कोल दामोदर, सोन महानदी, प्रणीता गोदावरी बेसिन और महानदी वैली. So यहाँ मेजर हमको गोंडवाना के सक्सेशंस मिलते हैं. नाउ गोंडवाना सुपर ग्रुप को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया. एक है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन और एक है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. जो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है इसको किया था W.T. ब्लैनफोर्ड ने, और थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन को किया था ह्यूग्स ने. सो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन में हम गोंडवाना को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना, बेस्ड ऑन द फ्लोरा प्रेजेंट एट दैट टाइम, दैट इज ग्लॉसोप्टेरिस फॉर लोअर गोंडवाना एंड टिलोफाइलम फॉर अपर गोंडवाना. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में लोअर, अपर और मिडिल तीनों आ जाते हैं. सो लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और अपर गोंडवाना. सो लोअर गोंडवाना में हमारा ग्लॉसोप्टेरिस और गेनमोप्टेरिस, मिडिल गोंडवाना को ड्राइक्रोडियम और अपर गोंडवाना को टिलोफाइलम. सो इस बेसिस पे डिवाइड किया था. नाउ
थोड़ा सा हम और हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं गोंडवाना की। सो पेलियोजोइक के लास्ट में इंडियन लैंड मास एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग टेक्टोनिक अपीयर, बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, रिफ्टिंग वगैरह, तो जिसकी वजह से गोंडवाना लैंड जो है वो स्प्लिट हो गया। और गोंडवाना लैंड जब स्प्लिट हो रहा था तो जो प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे जो फॉल्ट थे, ओके, दिस रिफ्ट वेयर रीएक्टिवेटेड। सो वो रिफ्ट जो है रीएक्टिवेट हो गई, तो जो पहले से रिफ्ट प्रेजेंट थी वो एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से ग्रेबन, हाफ ग्रेबन वगैरह फॉर्म हुए एंड दोज गॉट फ्लडेड। So therefore because of this rifting during this time we see a elongated basin. तो जितने भी गोंडवाना के बेसिन्स हैं they all are elongated. Okay, you can clearly see in this diagram, ये महानदी वैली है, this is elongated, this is दामोदर वैली, this is also elongated, this is नर्मदा वैली, this is also elongated, and ये प्रणीता गोदावरी जो है this is also in the shape of elongated. So ये सारे elongated basin है, this is महानदी वैली. Okay. सो गोंडवाना बेसिन एक्सपोज्ड इन द रिवर वैली ग्रेबन, सो देयरफॉर जो रिफ्टिंग थी वहाँ पे लेटर फ्लूवियल और लेकुस्टाइन डिपॉजिट मिलते हैं। पेलियो करेंट डायरेक्शन जो यहाँ देखने के लिए मिलता है वो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द गोंडवाना सीक्वेंस, सो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंटेशन दैट बिगेन इन परमियन पीरियड एंड एंडेड इन द क्रिटेशियस। सो पूरा परमियन से क्रिटेशियस तक का रिकॉर्ड है। 6 से 7 किलोमीटर के फ्लूवियल और लेकुस्टाइन डिपॉजिट है यहाँ पे, जिसमें ग्लेशियल डिपॉजिट हमको बेस में मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टिलाइट। टिलाइट एक तरीके का ग्लेशियल डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ तालची टिलाइट बेड्स। नाउ टू फोल्ड अगर क्लासिफिकेशन देखें हम गोंडवाना को, तो लोअर और अपर में है। लोअर में बेसिकली ग्लोसोप्टेरिस की वजह से और अपर में टिलोफाइलम की वजह से क्लासीफाई किया हुआ है। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो ग्लोसोप्टेरिस गैंगोप्टेरिस को लोअर गोंडवाना, डाइक्रोडियम को मिडिल गोंडवाना और टिलोफाइलम फ्लोरा को अपर गोंडवाना. This is their abundance here. So you can see the abundance of Glossopteris and Gangopteris in the lower गोंडवाना. मिडिल में ये डाइक्रोडियम का अबंडेंस बढ़ा और फिर लास्ट में अपर गोंडवाना रीजन में यहाँ पे ट्राइसिक टाइम पे टिलोफाइलम फ्लोरा का अबंडेंस था. So this axis is representing here abundance. Now if you read this, upper part of lower Gondwana had a similarities with lower part of upper Gondwana. This part was considered as middle layer. So you can see there is a overlap here, but the abundance has been decreased and the abundance of dicrodium here has been increased. So based on this, they have classified this part as middle Gondwana because of the abundance of dicrodium. Now very important part for exam point of view, that is stratigraphy of the Gondwana. So नीचे से start करते हैं. तो दो पार्ट में बेसिकली इसको डिवाइड करें किया है. ओके, सो हमारा है गोंडवाना सुपर ग्रुप. गोंडवाना सुपर ग्रुप में है लोअर गोंडवाना, ओके, और है अपर गोंडवाना. सो लोअर गोंडवाना में है तालचीर ग्रुप, दमूदा ग्रुप और पांचेर ग्रुप. ओके, जिसमें तालचीर ग्रुप में हमको मिलता है तालचीर फॉर्मेशन, दैट इज ग्लेशियल टिलाइट डिपॉजिट, और इसकी एज है कार्बोनीफेरस. ओके, द एज ऑफ दिस इज कार्बोनीफेरस. इसके ऊपर दमूदा ग्रुप है जिसमें करहरबारी फॉर्मेशन, बराकर फॉर्मेशन जो कोल सीम के लिए बहुत फेमस है, बैरन मेजर फॉर्मेशन जिसमें लैक ऑफ कोल सीम है, रानीगंज फॉर्मेशन जो अगेन फेमस फॉर कोल सीम, देन पुल्टी फॉर्मेशन. तो दमूदा ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ कोल बियरिंग फॉर्मेशंस. इसके ऊपर है पांचेत ग्रुप. पांचेत ग्रुप में है पांचेत फॉर्मेशन. सो एज दमूदा ग्रुप की है परमियन. So the age of the Muda group is Permian. Now the age of Panchet formation is Triassic. फिर यहाँ पे एक अनकन्फर्मिटी है. देन
ये पार्ट कुछ टेक्स्ट बुक में they took as a middle Gondwana also, but it was confusing, so I have not included, but this part has been included in the middle Gondwana, which I have highlighted with a red color. So then we will move to upper Gondwana part. Upper Gondwana में तीन ग्रुप है, महादेव ग्रुप, राजमहल ग्रुप और जबलपुर ग्रुप. तो महादेव ग्रुप में पचमढ़ी फॉर्मेशन, मलेरी फॉर्मेशन और कोटा फॉर्मेशन, एंड द एज ऑफ दिस इज जुरासिक. उसके ऊपर है राजमहल ग्रुप, जिसमें बहुत फेमस है राजमहल ट्रैप. ओके, द एज ऑफ दिस इज जुरासिक. देन उसके ऊपर अपर गोंडवाना में जबलपुर ग्रुप, इसमें चावगांव फॉर्मेशन, जबलपुर फॉर्मेशन और उमिया फॉर्मेशन. द एज ऑफ दिस इज लोअर क्रिटिशियस. एज ऑफ दिस इज लोअर Cretaceous. So this covers our stratigraphy on Gondwana. Now we will discuss a few of the important formations. Okay, तो सबसे पहले है तालचेर फॉर्मेशन. सो तालचेर फॉर्मेशन जब इंडिया एक जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, तो यहाँ पे आइस शीट थी. ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया हियर. सो यहाँ पे आइस शीट थी, तो जो आइस शीट इस समय डिपॉजिट हुई वही तालचेर फॉर्मेशन बना. सो इफ यू सी हियर, unconformably oversized Precambrian basement. Okay, now the lowermost part of the Gondwana group, it consists of boulder beds, okay, green shells and light green sandstone. So यहाँ पे हमको फेसिटेड एंड स्ट्रेटेड बोल्डर्स मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि ये ग्लेशियल डिपॉजिट है. यहाँ पे डायमिक्टाइट्स मिलते हैं, अनसॉर्टेड और अनस्ट्रेटिफाइड है. फेल्सपार इन सैंडस्टोन अनडिकम्पोज्ड, नॉट वेदर्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट. So this is the reason, and this is a time during which the because the position of India was like that you get the glacial deposit in the Talcher formation during the Permian time. Now if we see the lower Gondwana, तो lower Gondwana में हमने तालचेर, मतलब वो तालचेर फॉर्मेशन, पांचेत ग्रुप और दमोदा ग्रुप. सबसे पहले हम देखेंगे दमोदा ग्रुप, जिसमें है करहरबारी, बाराकर फॉर्मेशन, बैरन मेजर, रानीगंज एंड कुल्टी. सो करहरबारी में बेसिकली क्या है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, पेबल है, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, शेल एंड सम बैंड्स ऑफ कोल. बाराकर फॉर्मेशन में झरिया कोल फील्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस फॉर बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल, अबंडेंट कोल सीन, देन सैंडस्टोन एंड शेल. फिर हमको मिलता है बैरन मेजर. बैरन मेजर में लैक कोल सीम, alternating cross beds and carbonaceous shale. Okay, carbonaceous shale with very few plant fossils. फिर रानीगंज फॉर्मेशन में हमको रानीगंज कोल फील्ड मिलता है. देन कुल्टी फॉर्मेशन इज अगेन शेल एंड सैंडस्टोन. फिर उसके ऊपर पांचेत ग्रुप, जिसमें पांचेत फॉर्मेशन है. इट इज अ डिवॉइड ऑफ कोल सीम, बट सैंडस्टोन एंड शेल यहाँ हमको मिल रहा है. फिर देन दिस तालचेर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अपर गोंडवाना, इसमें है महादेव ग्रुप, जिसमें पचमढ़ी, मलेरी और कोटा है. सो दे ऑल कंटेन रेड सैंडस्टोन एंड क्ले, रेड सैंडस्टोन क्ले, रेड क्ले सैंडस्टोन एंड ऑल सिमिलर फ्लूवियल एंड लेकुस्टाइन टाइप ऑफ डिपॉजिट. फिर राजमहल में राजमहल ट्रैप है, दैट इज अ बसाल्टिक लावा फ्लो. उसके ऊपर जबलपुर फॉर्मेशन, जिसमें चावगांव फॉर्मेशन, जबलपुर एंड उमिया है, जिसकी लिथोलॉजी है बेसिकली मैसिव सैंडस्टोन, conglomerate, soft clays, carbonaceous shale and few coal seams are there in this part. तो ये हो गया हमारा अपर गोंडवाना. नाउ राजमहल ट्रैप इज इम्पोर्टेंट. तो राजमहल ट्रैप कैसे बना, हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया जब कैरगुलन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब पास किया था, ओके, कैरगुलन हॉटस्पॉट के ऊपर से पास किया था जुरासिक टाइम पे, तो हमको राजमहल ट्रैप देखने के लिए मिलता है. ओके, सो दिस कैरगुलन हॉटस्पॉट यहाँ पे 90 ईस्ट असिस्मिक रीजन. तो राजमहल ट्रैप है एज क्रिटिशियस. ओके, I told Jurassic, it is actually Cretaceous, upper Jurassic to Cretaceous. Now volcanic igneous province of India, covered part is Jharkhand, West Bengal, Meghalaya. Okay, formed from the eruption of hotspot over Kerguelen in early Cretaceous.
तो अर्ली क्रिटेशियस टाइम पे ये हुआ था। 600 से ज़्यादा मीटर थिक है। ओके, तो राजमहल ट्रैप की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट लैक्स ओलिविन। ओके, इट लैक्स ओलिविन इन इट्स बसाल्ट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओलिविन यहाँ पे रेयरली मिलता है। नाउ राजमहल प्लांट बेड से ऑल्सो देयर वन ऑफ द रिचेस्ट फ्लोरा असेंबलेज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टिलोफाइलम, टेरोफाइलम, ब्रैकीफाइलम और डिक्टोजेमाइट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सो सबसे इम्पोर्टेंट है coal. Okay, so major repository of coal deposit, 98% of the country coal resources, that is 2% from the tertiary coal. So most of the coal is in the lower Gondwana, और जो major formation है वो है करहरबारी, बराकर और रानीगंज। Now Gondwana sandstone are used for building construction purpose, और थोड़ा बहुत आयरन हमको मिलता है बैरन मीजर फॉर्मेशन से। Now if we talk about the Gondwana flora, ठीक है, मतलब जो हम जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी हुआ। सो अगर हम देखें द वेटर पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन ऑफ द गोंडवाना वे आर लश विथ सीड्स वेसिकुलर प्लांट्स इन द अर्ली पर्मियन। नाउ प्लांट असेंबलेज चेंजेस विद टाइम एंड क्लाइमेट। सो पर्मियन टाइम में अगर डिस्कस करें हम यहाँ से यहाँ तक, तो पहले कोल्ड था, फिर वार्म और ह्यूमिड हुआ क्लाइमेट, फिर ट्राइसिक टाइम में वार्म और ह्यूमिड से वापस ड्राई हुआ। ओके, फिर उसके बाद अपर ट्राइसिक से जुरासिक में रिटर्न टू वार्म और ह्यूमिड हुआ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ हाउ एग्जाम में अगर आंसर लिख के मैंने खुद लिख के आया था इसी तरीके से एग्जैक्टली, तो बहुत ही आई कैचिंग लगता है ये सब। ओके, तो बेस्ड ऑन प्लांट फॉसिल टू ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे क्या था, बट अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इनके बारे में। नाउ लोअर गोंडवाना में हमको पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्लॉसोप्टेरिस। ओके, सबसे पहले ग्लॉसोप्टेरिस आया। अब इस समय क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था। सो वी हैव सीन द क्लाइमेट हियर, दिस वन। इसको स्नाइप भी करके रख लेता हूँ मैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। क्लाइमेट के साथ फ्लोरा देखेंगे। तो कमेंट्स में भी बता सकते हो आप ये लेक्चर हेल्पफुल है कि नहीं, मतलब जो नोट्स वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि स्टैटिग्राफी के इतने प्रिसाइज नोट्स यू विल नॉट गेट एनीवेयर। ओके, सो हम ये देख के आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो हम परमानेंट टाइम की अगर बात करें तो सबसे पहले क्लाइमेट कोल्ड था। सो अब जब क्लाइमेट कोल्ड था तो वेजिटेशन वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, देयरफॉर देयर इज अ स्कैंटी वेजिटेशन इन दिस एरिया। तो लीव्स भी जो थे उस समय दे आर स्मॉल लीव्स। ओके, दे आर स्मॉल लीव्स। सो गैंगोप्टेरिस और न्यू एग्रा थियोफिसिस में स्मॉल लीव्स एंड वेन्स एंड absence ऑफ मिड रिब्स। सो यू कैन सी absence, there is no mid rib is present here. ओके, सिर्फ ऐसे वेन्स है, मिड रिब नहीं है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा, तो पहले गैंगोप्टेरिस था, ठीक है, फिर जैसे जैसे ये जो है डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ गैंगोप्टेरिस। सो जैसे टेम्परेचर बढ़ा एक मिड रिब आ गई यहाँ पे। ओके, नाउ जैसे टेम्परेचर थोड़ा वार्म हुआ, ओके, ग्लॉसोप्टेरिस बिकम मोस्ट डाइवर्सिफाइड until the end of Permian. As the climate become warm and humid, leaves have midrib. Leaves में midrib आ गई, which you can see here. This is a diagram of Glossopteris and reticulate ventilation. तो इस midrib से ऐसे हमको veins देखने को मिले, okay, like this. So this is Glossopteris, and this figure is of Glossopteris. सो इनके जो रूट है उसको रूट का डायग्राम ये है। सो दिस इज नोन एज वर्टिब्रेरिया। व्हाट इज दिस? दिस इज रूट्स ऑफ Glossopteris and Gangopteris. So here also midrib is present. Okay, in the root midrib is present. In the leaves, the midrib was absent in the Gangopteris.
because of the cold climate, and when the climate become warm, you can see the midrib in Glossopteris. अब इसका ट्राइसिक की बात करें हम, सो यू कैन सी ड्यूरिंग द ट्राइसिक द टेम्परेचर वाज ड्राई. ओके, टेम्परेचर वाज ड्राई ड्यूरिंग ट्राइसिक. सो ड्राई की वजह से वी कैन सी ग्लॉसोप्टेरिस नंबर्स फॉल शार्पली बट स्टिल प्रेजेंट, रिप्लेस्ड बाय डाइक्रोडियम फ्लोरा. Okay, so dichrodium flora, you can see small leaves are there like this. In that midrib is present. This center part is known as rachis. Okay, this is zoomed in image, और यहाँ पे veins है. So you can see how the leaves were looking. They become very small during the dry period. Now हम अपर गुणवाना में जाएंगे तो temperature again become your return to warm and humid. Okay. So initially rupturing of the Gondwana masses began, warm and humid and temperate climate फिर से आ गया. और यहाँ पे हमको जो अपर गोंडवाना का डिवीजन, इट इज बेस्ड ऑन टिलोफाइलम फ्लोरा. ओके, टिलोफाइलम फ्लोरा. So the टिलोफाइलम फ्लोरा looks like this. You can see the leaves how they are looking. Again it become big. Another fossils are Nilsonia. The diagram of this one is like this, and Williamsonia. Okay, you can see the leaf scars here, and the leaves are like this. So these are major flora of the upper Gondwana: Tilophyllum, Williamsonia, Nilsonia. Others were conifers, Cichidophytes, and Ginkgotus. This is not important. I also forgot this name in the exam. So main is this one and this conifers here. Okay. Now this is one question from the mains. So discuss in brief the coal formation in India with geological setup and distribution. तो सबसे पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में लिखना है. द जियोलॉजिकल सेटअप फॉर कोल फॉर्मेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट which existed from late Carboniferous to early Cretaceous period. The Indian continent was located near the southern hemisphere and was a part of Gondwana, which we have already discussed. Now sedimentary basin rifting की वजह से बना, all are elongated sedimentary basins. So within the Indian subcontinent, several sedimentary basins were formed during the Gondwana period, which was reactivation of the Precambrian fault. Now this basin provided ideal condition for accumulation of the plant material and subsequent coal formation. So तीन major area है: कोल दामोदर, महानदी, प्रणीता गोदावरी, and Mahanadi Valley also. Okay, you can add one more, Mahanadi Valley. So simple diagram, you can draw the eastern part of the India and you can draw all those things. Now swamps and marshes conditions were there. So during the Gondwana period, the climate in Indian subcontinent was humid and tropical, which we have seen, and which we have seen also in the plant floras which we have seen, that is also depicting the same. Now favoring the growth of lush green vegetation, the region was characterized by extensive swamps, marshes and low-lying area, which provided necessary environment for the accumulation of the plant material. So because of this swampy environment were conducive to the growth of large forests dominated by ferns and other vegetation. Now the sediment were later deposited, then burial and compaction, and then heat and pressure. You can add few points on that. And the distribution of this is basically in the Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal and Orissa. So northern part of the Chhattisgarh, north western part of the Chhattisgarh. Now we have completed this part. Okay. Now Gondwana marine also will discuss, which comes under Paleozoic of India. So Umaria marine bed is there in this. Okay. In central India, in Madhya Pradesh, you can see marine beds in association with Gondwana rocks occur at Umaria. 3-meter shelly limestone. Okay, 3 meter of shelly limestone containing fossils of shale. So Umaria marine bed के जो important fossil हैं वो Productors, Periferia और Reticularia. Okay, suggesting this the age of this is lower Permian age. Now Umaria marine beds overlies Talchir boulder beds but pass into overlying Barker formation without any visible break. So it is present above the
Talcher Formation. Now how this is formed, because there was a huge transgression at that time, and most of the India was being, you can see in this diagram also, most of the India was covered under the shallow marine type of environment. So you can see here Bab beds in Rajasthan also, and Mahendragarh of Chhattisgarh also were deposited in this marine environment. And if you see the diagram here, this is Antarctica, pathway of marine inclusion from here, all those places, and here was the Tethys Sea. So this plate tectonic setup was during the Permian time, and which resulted in the deposition of these marine beds. So this completes our lecture on the Gondwana. So in the next class we will start with the Paleozoic of India, that is Spiti Valley, and yes, Spiti will start in the next lecture. So thank you very much for watching this video.